नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का यूके टीचिंग परीक्षा पर। फिर से चर्चा परिचर्चा चल रही है उत्तराखंड सहायक अध्यापक, ठीक है। उत्तराखंड एलटी एग्जाम 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, जिसमें हमने 15 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले का भाग जो था उसमें हमने अरविंद घोष जी के बारे में पढ़ा था कि अरविंद घोष जी का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा दर्शन, विद्यालय कैसा होना चाहिए, अनुशासन क्या होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए और एक विद्यालय का कैसा माहौल होना चाहिए, इन सभी के बारे में जितना महत्वपूर्ण था वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसकी पीडीएफ उसी के वीडियो में मोर पे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक को ओपन करोगे तो आपको ऑफलाइन पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमने जितना भी दर्शन था, चाहे वो प्रकृतिवाद हो, आदर्शवाद हो, प्रयोजनवाद हो, व्यवहारवाद हो, ठीक है, और जितने भी दार्शनिक थे, चाहे वो पाश्चात्य दार्शनिक हो या भारतीय दार्शनिक है, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे थे और कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा एक ही दार्शनिक बचता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, गुजरात से, जिन्होंने गुजरात में बाल केंद्रित शिक्षा की स्थापना की थी, गीजू भाई बदेखे जी के बारे में। इसके जो 17 नंबर की वीडियो होगी उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज हम जानते हैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, ठीक है, प्रधानाध्यापक भी रही, किसके बारे में, सावित्रीबाई फुले का शैक्षिक दर्शन, ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। शैक्षिक गलत लिखा गया है, ठीक है, वर्तनी सुधार करना है। शैक्षिक वर्तनी से क्या है, ये रॉन्ग लिख दिया गया है, तो इसे भी हमें सुधार करते हुए चलना है, ठीक है। शैक्षिक कैसे होता है, तो आपका शैक्षिक, ये आपका शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक दर्शन ऐसे होता है, शैक्षिक। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चर्चा परिचर्चा करते हैं। सावित्रीबाई फुले का पहले जीवन परिचय जान लेते हैं, ठीक है। देखो, सावित्रीबाई फुले एक महाराष्ट्रियन कवित्री, ठीक है, महाराष्ट्र की कवित्री थी, शिक्षक थी, समाज सुधारक और शिक्षक थी, ठीक है। देखो, महाराष्ट्र की थी, कवित्री थी ये, ठीक है, कविताएं लिखती थी, कवित्री थी, शिक्षक भी थी, समाज सुधारक थे, जिन्होंने पुणे में विधवाओं के लिए आश्रम खोले। इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। अपने पति, ठीक है, पति का नाम क्या था कमेंट में बताएंगे, प्रो वर्जन बनना है तो, ठीक है। इनके पति की प्रमुख रचनाएं मैंने बताई हुई हैं, आपको बताया, काश्तकार की चाबुक, गुलामगिरी किसकी है, एनसीईआरटी क्लास 6 की खोलोगे तो वहां मैंने आपको बताई हुई है। तो अपने पति के साथ मिलकर ये क्या करती हैं, पुणे में 18 विधवा आश्रम विद्यालयों की स्थापना करती हैं। इन सभी के बारे में चर्चा होगी और आपका बेस से लेके जितना भी आपका मॉडर्न होगा उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या थी, महाराष्ट्रीयन कवित्री थी, शिक्षक थी, समाज सुधारक थी, ठीक है। उन्होंने महाराष्ट्र में अपने पति का नाम था ज्योतिबा राव फुले, ठीक है, के साथ महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको पता है कि पहले जब आपको 1829 की बात करें तो सती प्रथा हो गया, ठीक है, बाल विवाह हो गया, ठीक है, बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं थी, ठीक है, पर्दा प्रथा हो गया। तो इन सभी की अवहेलना, विरोध कौन करते हैं, हमारे विभिन्न समाज सुधारक क्या हुए, उन्होंने जन्म लिया। चाहे आप राजा राम मोहन ले लो, ठीक है, आर्य समाज के आप किसी, आप दयानंद सरस्वती को ले लो, ठीक है, ज्योतिबा राव फुले को ले लो, ठीक है, वहीं किसको, आप सावित्रीबाई फुले को ले लो, ठीक है। आपको मैंने बताया था कौन, कि सुल्ताना का स्वप्न बताया हुआ था, किसकी रचना है बताना मुझे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना की, स्त्री और पुरुषों की तुलना की, ठीक है। तो विभिन्न क्या हुए, समाज सुधारक हुए और उनने अपनी क्या की, अपने क्षेत्र में समाज को कैसे सुधारा जाए, समाज की स्थिति कैसे ठीक की जाए, इनके लिए उनने विभिन्न आंदोलन किए और काफी सफल भी वो हुए, ठीक है। उनमें से एक अपने कौन है, ज्योतिबा राव फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले है। इनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने में, सिलेबस में आपका क्या, सावित्रीबाई फुले का शैक्षिक दर्शन है, तो इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। कहाँ की, महाराष्ट्र की कवित्री थी, शिक्षक थी, समाज सुधारक थी, अपने पति के साथ मिलकर क्या करती है, भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। सावित्रीबाई फुले को भारत में नारीवादी आंदोलन की स्थापना का श्रेय जाता है। आपसे पूछ लेगा कि भारत में निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसे भारत में नारीवादी आंदोलन का श्रेय जाता है, तो सावित्रीबाई फुले को जाता है। पुणे में भिडेवाड़ा के पास सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा राव के साथ मिलकर 1848 में पहले आधुनिक भारतीय लड़कियों के लिए स्कूलों में एक शुरू किया था। इन्होंने 1848 में पहला एक भारतीय स्कूल खोला, कहाँ, तो ये आपको बताया पुणे के भिडेवाड़ा में, ठीक है।
वहीं सावित्रीबाई फुले ने लोगों के लिंग और जाति के आधार पर पूर्वाग्रह और अन्यायपूर्ण व्यवहार को खत्म करने का काम किया। जो उस समय व्याप्त समाज में क्या थी, लैंगिक असमानता थी, ठीक है, लिंग हो गया, ठीक है, जाति हो गया, ऊंच नीची जाति हो गया, लिंग पुरुष स्त्री, ठीक है, जो रूढ़िवादी धारणाएं थी, स्टोरियोटाइप था, उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया, उनके लिए इन्होंने आंदोलन किए, उनके व्यवहार को खत्म करने का इन्होंने क्या किया, कार्य किया। हालांकि ईसाई मिशनरियों ने 19वीं शताब्दी में भारत में लड़कियों के लिए कुछ स्कूलों की स्थापना की। लंदन में देखो मिशनरी सोसाइटी के रॉबर्ट ने 1818 में चीनी जिले चिनसुराह में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। लंदन में किसने लड़कियों के लिए किसने एक मिशनरी की स्थापना कौन करते हैं, तो रॉबर्ट करते हैं। कहाँ पे, लंदन में। क्या नाम था, मिशनरी सोसाइटी थी, ठीक है। चीनी जिले के चिनसुराह में करने वाले ऐसे प्रथम व्यक्ति बनते हैं। बॉम्बे और अहमदाबाद में अमेरिकी ईसाई मिशनरियों के कुछ स्कूल शुरू किए गए। ज्योतिबा राव फुले को पूना में एक बालिका विद्यालय शुरू करने के लिए बाद में बालिका विद्यालय से उन्होंने प्रेरणा ली। पुणे में इन्होंने काम किया, ठीक है। ज्योतिबा राव फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई ने मिलकर क्या किया, काम किया। पुणे में इन्होंने बालिका विद्यालय शुरू किया, ठीक है। उस समय बालिकाओं को पढ़ने कम दिया जाता था, ठीक है। बालिका क्या धारणाएं थी समाज की कि बालिकाएं क्या करेंगी, घर का कार्य करेंगे और पुरुष पढ़ेंगे, ठीक है, लड़के पढ़ेंगे। तो बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला इन्होंने पुणे में, ठीक है। 18 विद्यालय खोले, उन विद्यालय और आश्रम गृह खोले, उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। सावित्रीबाई फुले ने अहमदनगर में सिंधिया, ठीक है, फरार के स्कूल में पढ़ाई की थी, जहां उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक कोर्स किया था। और पूना में सामान्य स्कूल दोनों अमेरिकी ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे थे, ठीक है। वहीं अगर इनकी जन्म की बात करूं तो जन्म इनका 3 जनवरी 1831 को कहां, सतारा जिले के नायगांव में, महाराष्ट्र गांव में हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका, तो इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नायगांव में, महाराष्ट्रियन गांव में हुआ था। उनका जन्मस्थल पुणे से 50 किलोमीटर और सिरवल से 15 किलोमीटर दूर है। कहां से, पुणे से 50 किलोमीटर पड़ता है कौन सा, सिरवल, और सिरवल से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये माली समुदाय के सदस्यों में लक्ष्मी और खंडोजी नेवासे पाटिल की सबसे छोटी बेटी सावित्रीबाई फुले थी, ठीक है। देखो माता का नाम क्या था, लक्ष्मी था, और खंडोजी, पिता का नाम खंडोजी नेवासे, ठीक है। लक्ष्मी नेवासे और खंडोसी नेवासे पाटिल की सबसे छोटी बेटी कौन थी, सावित्रीबाई फुले थी, ठीक है। उनके भाई बहन नंबर में 3 थे, उनके भाई और बहनों में इसका नंबर क्या था, तीसरा था। सावित्रीबाई फुले का परिवार की बात करूं, 9 या 10 साल की उम्र में आसपास सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले, जब वह 13 वर्ष की थी तब इनसे शादी होगी, 9 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 9 या 10 साल की उम्र में, ठीक है, इनकी शादी होगी। जब ज्योतिबा राव फुले की उम्र कितनी थी, 13 वर्ष थी, ठीक है। देखो उस समय कितनी छोटी उम्र में, 9 वर्ष में शादी की जाती थी, और ज्योतिबा राव फुले की उम्र कितनी थी, 13 वर्ष थी, ठीक है। तो ये बाल विवाह ही हुआ, ये इतनी आप अच्छे से परिपक्व नहीं है, मिच्योर नहीं है, और आपकी शादी करा दी जा रही है। आपको दुनिया की समझ नहीं है, ठीक है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे समाज में रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं थी। इतनी छोटी उम्र में इनके क्या करवा दी जाती थी, शादी करवा दी जाती, जिसे आप बाल विवाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव से पैदा हुए कोई जैविक बच्चे नहीं थे, इनका कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने कथित तौर पर ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंत राव को गोद लिया था, एक ब्राह्मण बेटा, नाम क्या था, यशवंत राव को इन्होंने गोद लिया था। फिर भी वर्तमान में इसका समर्थन करने के लिए कोई मूल डेटा नहीं है, वर्तमान में इसके पुष्टि के लिए कोई मूल डेटा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि यशवंत का जन्म एक विधवा से हुआ था, इसलिए जब वह शादी करने जा रही थी तो कोई भी उसे एक महिला की पेशकश नहीं करना चाहता था, इसलिए फरवरी 1889 में सावित्रीबाई फुले ने अपने समूह की सदस्य डायनाबा, ठीक है, डायनाबा सासाने से उनकी शादी का आयोजन किया था, ठीक है। तो ये चित्र, प्यारी सी चित्र आप देखो सावित्रीबाई फुले जी हैं, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, और ज्योतिबा राव फुले, ठीक है, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक, किसने लिखी, गुलामगिरी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। गुलामगिरी किसके लिए, अमेरिकन जो मजदूर हैं उनके लिए लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है। काश्तकार का चाबुक तो ज्योतिबा राव फुले ने लिखा है, ठीक है। तो फुले की शिक्षा के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अपनी शादी के समय सावित्रीबाई फुले के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। जब शादी हुई तब इनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। क्या होती है औपचारिक शिक्षा, क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको उदाहरण दे देगा, ठीक है। विद्यालय, परिवार हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, और क्या होगा आपके लिए, न्यूज़पेपर हो गया। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक शिक्षा है, तो क्या होती है औपचारिक शिक्षा, आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा की अलग वीडियो आपके लिए डालूंगा, वहां समझाऊंगा।
तब तक आप मुझे, अगर आपको प्रो वर्जन बनना है, ठीक है, आपको क्या करना है, दिन प्रतिदिन एक नया वर्जन में अपडेट होना है, तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा देख लेना। मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो क्या होती है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो उनके साथ देखो, जब शादी होती है तो उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। अपने खेत पर काम करने के साथ ज्योतिराव ने सावित्रीबाई और अपनी चचेरी बहन, नाम क्या था, सुगुनाबाई सिरसागर को उनके निवास स्थान पर पढ़ाया था, ठीक है। औपचारिक विद्यालय नहीं जाते थे, विद्यालय की शिक्षा नहीं थी। इन्हें ज्योतिबा राव ने अपने चचेरी बहन और इन्हें क्या अपने निवास स्थान पर पढ़ाया था। सावित्रीबाई फुले ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ज्योतिबा राव से प्राप्त की थी। किसने, इतने देखो प्राथमिक शिक्षा किसने, इनके पति ने इन्हें प्राथमिक शिक्षा दी थी। उनके दोस्त सखाराम, यशवंत परांजपे और केशव शिवराम भावलंकर उनके माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी थे। उन्होंने 2 शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दाखिला किया, जिनमें से पहला अहमदनगर में सिंधिया फर्रार द्वारा संचालित संस्थान था और दूसरा पूना में एक सामान्य स्कूल में था, ठीक है। अपनी शिक्षा के साथ सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला हेडमिस्ट्रेट और शिक्षिका हो सकी। भारत की पहली महिला है जो कि प्रधानाध्यापक, हेडमिस्ट्रेट और शिक्षिका थी, ठीक है। प्रधानाध्यापक और शिक्षिका भारत की प्रथम कौन थी, सावित्रीबाई फुले थी, ठीक है। तो आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इनका जीवन परिचय एक नज़र में और देख लेते हैं क्या है। सावित्रीबाई फुले ने अपने शिक्षण प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद पूना में लड़कियों को निर्देश देना शुरू किया। उन्होंने एक क्रांतिकारी नारीवादी और ज्योतिबा राव के गुरु ज्योतिबा फुले की बहन सुगनाबाई क्षीरसागर की सहायता से ऐसा किया, ठीक है। सुगनाबाई के सहायकों के रूप में वे काम करना शुरू करना, उनके तुरंत बाद सावित्रीबाई ने ज्योतिबा राव फुले की सुगनाबाई में भिड़ेवाड़ा में अपना स्कूल खोला। भिड़ेवाड़ा में रहने वाले तात्या साहेब भिड़े 3 के काम से प्रेरित थे। तीनों के काम से क्या थे, भिड़े में कौन रहते थे, भिड़े में रहते थे तात्या साहेब भिड़े। तो ये कौन से, ये ज्योतिबा राव फुले और इनकी बीबी, आपकी इनकी बीबी क्या थी, इनकी बीबी थी सावित्रीबाई और इनकी चचेरी बहन थी सगुनाबाई। इन तीनों से ये क्या थी, प्रेरित थे ये, ठीक है। गणित, भौतिकी और सामाजिक अध्ययन सभी भिड़े वाले में पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। जो इन्हें विद्यालय खोला था उसमें गणित भी पढ़ाया जाता था, भौतिकी और सामाजिक अध्ययन तीनों का क्या था, पाठ्यक्रम उसमें सम्मिलित था। ऐसा पाठ्यक्रम इन्होंने बनवाया था। पुणे में सावित्रीबाई फुले के क्या क्या कार्य रहे, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव फुले 1851 के अंत तक पुणे में 3 अलग अलग महिला स्कूलों के प्रभारी थे। 1851 तक, ठीक है, पुणे में 3 महिला विद्यालयों के अलग अलग के प्रभारी थे। 3 संस्थानों में लगभग 150 छात्र नामांकित थे। इन 3 विद्यालयों में क्या 150 छात्रों का एडमिशन था। 150 छात्र क्या करते थे, छात्र छात्राएं क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। तीनों स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उपयोग की जाने वाली अलग अलग शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किया गया, जैसा कि पाठ्यक्रम ने किया था, ठीक है। तीनों में अलग अलग पाठ्यक्रम रखा था इन्होंने, ठीक है। लेखिका दिव्या कंदुकुरी के अनुसार फूले के तरीके को सरकारी स्कूलों में नियोजित लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, ठीक है। किसने कहा, देखो दिव्या कंदुकुरी क्या है, लेखक है, उनने बोला कि फूले के तरीकों को सरकारी स्कूलों में नियोजित लोगों के लिए बेहतर माना जाता है। इस प्रतिष्ठा के कारण पब्लिक स्कूलों में नामांकित लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कों की क्या होती है, फूले स्कूल में अधिक लड़कियों ने भाग लिया था, ठीक है। फूले के जो स्कूल थे उसमें लड़कियों ने अधिक भाग लिया था। अफसोस की बात है कि क्षेत्र के रूढ़िवादी स्थानीय लोग सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव फुले के उपलब्धि के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण थे। उस समय ही समाज ऐसा था, अगर लड़कियों को पढ़ाओगे, ठीक है, स्त्री के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाओगे, उनके हक की बात करोगे, तो समाज आपको क्या करेगा, एक नकार दृष्टि से देखेगा, आपके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा, ठीक है। तो कंदुकुरी के अनुसार सावित्रीबाई अक्सर स्कूल में एक अतिरिक्त साड़ी ले जाती थी, स्कूल में एक अतिरिक्त साड़ी ले जाती थी, क्योंकि उन्हें अपने रूढ़िवादी विरोधियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, जो उन पर पत्थर, खाद और अपमान फेंकते थे, ठीक है। अब जब सावित्रीबाई रास्ते से जाती थी ना, तो समाज के लोग थे उसमें कूड़ा फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, खाद फेंकते थे, अपमान फेंकते थे, क्योंकि वो लड़कियों की शिक्षा पे बल दे रहे थे, विधवाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो समाज उस समय स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहता था, तो ये एक अतिरिक्त साड़ी ले जाती थी। एक साड़ी जैसे खराब हो गई, ठीक है, लोगों ने पत्थर फेंके, अंडे फेंके, कचड़ा फेंका, खाद फेंका, तो एक साड़ी खराब होती थी तो दूसरी साड़ी बैग में लेके ले जाती थी, ठीक है। तो देखो कितनी समाज के लोगों के उत्पीड़न का सामना किया, फिर भी एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में उभरते हैं। ज्योतिबा राव फुले के पिता के घर सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव थे, ठीक है। लेकिन 1839 में ज्योतिराव के पिता ने उनसे इस परियोजना को समाप्त करने और यह घर छोड़ने का अनुरोध किया। अब देखो, अभी तक तो समाज ही इनका विरोध कर रहा था, अब ज्योतिबा राव फुले ने भी इनका क्या कर दिया, ज्योतिबा राव के फुले जो पिता थे उनने भी बोल दिया, या तो अपने इस परियोजनाओं को जो तुम कार्य कर रहा हो इसे त्यागो, या तो घर छोड़ के चले जाओ। इनके पिता ने बोल दिया, देखो स्वयं इनके घर से इनके पिता ने इनसे ऐसा बोल
बोल दिया, देखो इनके पिता ने बोल दिया, अब ये क्या करते हैं, क्या कदम उठाते हैं, ठीक है। घर से ही जब ऐसा करने के लिए बोल दिया तो इन्होंने क्या कदम उठाए, तो उनके समाज में रूढ़िवादी सदस्यों ने उन्हें दूर करने की धमकी दी थी, या क्योंकि लेखक दिव्या कांदुकरी के काम को मनुस्मृति और उससे जुड़े ब्राह्मणवादी लेखन के अनुसार पाप के रूप में देखा गया था, ठीक है। सावित्रीबाई फुले की कविता और कृतित्व, सावित्रीबाई फुले की कविता और गद्य में लिखा है। उन्होंने गौ प्राप्त शिक्षा नामक कविता भी जारी किया। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि गौ प्राप्त शिक्षा नामक कविता किसने जारी किया, तो सावित्रीबाई फुले ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने उन लोगों से शिक्षा की प्राप्ति करके खुद को मुक्त करने का आग्रह किया जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्पीड़ित किया जाता था। उन्होंने 1854 में काव्या फुले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर को प्रकाशित किया, ठीक है। क्या दो चीज, फिर 1854 में काव्या फुले और 1892 52 काशी सुबोध रत्नाकर को भी ये प्रकाशित करती हैं। वह अपने अनुभव और प्रयासों के परिणामस्वरूप एक उत्कट नारीवादी बन गई, और नारीवादी भी ये बन गई, ठीक है। सत्यशोधक समाज, ठीक है, और समाज अधिवेशन सत्यशोधक की ही स्थापना कौन करते हैं, इनके पति, और ये मिलकर करते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सावित्रीबाई फुले का निधन के बारे में जान लेते हैं। जब 1897 में नाला सोपारा के क्षेत्र में ब्यूबोनिक, ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग उभरा तो सावित्रीबाई और उनके दत्तक पुत्र यशवंत ने इससे प्रभावित व्यक्तियों का इलाज के लिए एक क्लिनिक बनाया। अब देखो, अब ऐसा समय आ गया, 1897 की बात है, ठीक है। नाला सोपरा में एक बीमारी आ गई जिसका नाम था ब्यूबोनिक प्लेग था, ब्यूबोनिक प्लेग था, उससे लोग बीमार हो रहे थे और उनका देहांत हो रहा था। तो सावित्रीबाई फुले और इनका जो दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र यशवंत ने क्या किया, व्यक्तियों के इलाज के लिए एक क्लिनिक बनाई। यह सुविधा पुणे के पश्चिमी उपनगरों के में संक्रमण मुक्त वातावरण में बनाई गई थी, ठीक है। और सावित्रीबाई ने पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ के बेटे को बचाने के लिए प्रयास किया और वीरतापूर्वक अपना जीवन बलिदान कर दिया। देखो, प्लेग में व्यक्तियों के पास जाना, उनका सेवा करना, ठीक है। अभी कोरोना आया, ठीक है, कोरोना की बीमारी आई थी, ठीक है। तो कोरोना में आप ना घर में थे, ठीक है। अगर कोई बीमार है तो आप उसे मिलने नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो मिलने जाओगे तो आप भी उसके चपेटे में आ जाओगे, ठीक है। आप उसकी सेवा नहीं करोगे, क्वारंटीन रहना पड़ता। तो प्लेग आ गया। तो प्लेग में देखो, ये बीमारी में देखो सब इन्हें क्या करते थे, गलत दृष्टि से, इन्हें मतलब कि अलग दृष्टि से देखते थे। तो तब सावित्रीबाई फुले ने इनकी सेवा की और सेवा करते करते ये भी क्या होंगे, इस बीमारी के चपेट में आके ये क्या हो गए, ये भी क्या हो गए, इनका भी देहांत हो गया। मुडवा के बाहर महार बस्ती में प्लेग की चपेट में आने के से पता चलने के बाद सावित्रीबाई फुले गायकवाड़ के बेटे के पास गई और उन्हें अस्पताल ले गई। सावित्रीबाई फुले इस प्रक्रिया के दौरान प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे उनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। ये देखो कैसे इनका निधन हो गया, कि प्लेग में उनकी सेवा की और सेवा करते करते ये भी चपेट में आ गई और इनका क्या हो गया, 1897 में इनका भी क्या हो गया, देहांत हो गया। रात के 9 बजे थे, 10 मार्च की बात है, ठीक है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला इंसानों का सच्चा गहना है। किसके कथन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है, किसने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। इनसे जो स्टेटमेंट पूछ सकता है उनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का क्या है, सच्चा गहना है, ठीक है। एक सशक्त शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, ठीक है। एक सशक्त होगी, शिक्षित स्त्री होगी तो यही क्या, समाज का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। इसलिए उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तभी लिए ये पूना में 18 विद्यालय आश्रम, विधवाओं को श्रेय देने के लिए खोलते हैं, ठीक है। बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे में फर्क कर सके, ठीक है। बेटी की शादी करनी है, विवाह करना है तो उससे पहले उसे शिक्षा देनी होगी, उसे शिक्षित प्रशिक्षित करना होगा क्योंकि वह अच्छे और बुरे में फर्क कर सके, ठीक है। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलता है, स्वयं को जानने का अवसर देता है, ठीक है। शिक्षा क्या है, जो स्वर्ग का द्वार खोलता है, स्वयं को जानने का अवसर प्रदान करता है, शिक्षा है, ठीक है। स्त्रियां केवल घर और खेत में काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। स्त्री क्या है, घर और खेत में काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से भी अच्छा बेहतर कार्य कर सकती है, जिसमें उदाहरण नाम सावित्रीबाई फुले हो गया, ठीक है। और क्या, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन को ले सकते हो, ताराबाई मोदेको को ले सकते हो, ठीक है। उसी के साथ आप क्या, और ताराबाई शिंदे को ले सकते हो, और क्या, एक रमाबाई, पंडिता रमाबाई को आप ले सकते हो, ठीक है। ये महत्वपूर्ण स्त्रियां थी जिन्होंने उस समाज में रहकर शिक्षा को चुनौती दी और समाज के लिए उत्थान किया, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना किसकी पुस्तक है, क्यों लिखी गई, क्या इसमें दिया गया है, सब बताया हुआ है मैंने एनसीईआरटी में, ठीक है। तुम बकरी गाय
को सहलाते हो, नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाते हो, लेकिन दलितों को तुम इंसान नहीं अछूत मानते हो। देखो अब कितनी बड़ी बात करती, जो आज आप मंदिरों में जाके लाखों का दान कर रहे हो, तेल चढ़ा रहे हो, ठीक है, दूध चढ़ा रहे हो, मैं धर्म के विपरीत नहीं हूँ, ठीक है, वो दूध चढ़ा रहे हो, तेल चढ़ा रहे हो, दान कर रहे हो, लेकिन आप एक गरीब की मदद नहीं कर सकते हो, जो रोड पे फुटपाथ पे भूखा सो रहा है, ठीक है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप उसकी मदद नहीं कर सकते हो। जी उसी प्रकार तुम गाय बकरी को तो सहलाते हो, उनके लिए तुम में प्यार उमड़ रहा है, नाग पंचमी में नाग को तुम दूध पिला रहे हो, लेकिन दलितों में तुम्हारे लिए क्या इंसानियत नहीं है, उन्हें तुम अछूत मानते हो। ये शिक्षा नहीं है, मैं भी ऐसी शिक्षा का खंडन करता हूँ, ये शिक्षा नहीं है, ठीक है। भगवान को विश्वास है कि आप भगवान को मान रहे हो, ठीक है, मैं किसी के धर्म की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि ईश्वर की सेवा ही सच्ची उपासना है, ठीक है। जब विद्यालय के दीवालों में लिखा रहता था कि ईश्वर की सेवा ही क्या है, ईश्वर की सेवा नहीं, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची उपासना है, ठीक है। आप गरीब अछूत, ठीक है, इनकी सेवा करोगे तो आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा, न कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके दूध चढ़ाने से, दान चढ़ाने से, इनसे ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। देखो एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, मोको कहाँ ढूंढत बंधु, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर, ना काबे कालाश में, ढूंढना चाहो तो पल भर की मैं तालाश में, ठीक है। तो पल भर की तलाश में, मुझे मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गरीबों की, असहायों की, अछूतों की, दीन दुखियों की सेवा करो, वही क्या है, सच्चा ईश्वर है, ठीक है। इस धरती पर ब्राह्मणों ने खुद को स्वघोषित देवता बना दिया है, ब्राह्मणों ने क्या खुद को स्वघोषित देवता बना दिया है। पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे देवता समझा जाता है, वह असल में पत्थर ही होता है, ठीक है। देखो आपको पता है पी के मूवी आई थी, ठीक है, पी के मूवी आई थी, उसमें बहुत ही अच्छा स्टोरी बनाई गई है, ठीक है। पी के क्या करता है, परीक्षा होता है उससे पहले क्या करता है कि छात्रों के भय को निकालने के लिए विद्यालय के बाहर पे पत्थर रख देता है, उसमें सिंदूर विंदूर चढ़ा देता है। थोड़ी देर में आते हैं अंधविश्वासी बोलो या आप विश्वासी बोलो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें दान चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ताराबाई सिंधे क्या बोलती हैं, सिंधे नहीं, सावित्रीबाई फुले क्या बोलते हैं, सॉरी, सावित्रीबाई फुले बोलते हैं, पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर जिसे तुम देवता समझते हो, वह असल में पत्थर ही होता है। अगर पत्थर पूजने से बच्चे होते तो नर नारी शादी ही क्यों रचाते। देखो अब कितनी बड़ी, अगर पत्थर पूजने से ना बच्चे मिल जाते, पत्थर पूजने से आपको सफलता मिल जाती, ठीक है, किस्मत पे जो रहोगे ना बेटा, तो घर बैठे रह जाओगे, ठीक है, घर बैठे रह जाओगे, किस्मत के भरोसे बैठोगे, ठीक है, और पत्थर पूजते रहोगे। तो मेहनत करनी है, खुद के मेहनत और संघर्ष पर विश्वास करना है। अगर पत्थर पूजने से बच्चे होते तो नर नारी शादी ही क्यों रचाते। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली आधुनिक नारीवादी में से एक माना जाता है, इंपोर्टेंट है, पहले ही बता दिया है। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है, जिन्होंने 1848 में अपने पति के साथ पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए पहले भारतीय स्कूलों की स्थापना की थी, ठीक है। उन्होंने न केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया था, बल्कि भ्रष्ट जाति व्यवस्था की प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई की थी। जो भ्रष्ट जाति प्रथा थी उसकी प्रथा के लिए इन्होंने क्या की थी, उसके लिए भी इन्होंने लड़ाई की थी, और विधवाओं के लिए भी इन्होंने लड़ाई की थी, और जो प्लेग फैला था उसमें भी इन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया था। वह एक समाज सुधारक, शिक्षिका और मानवतावादी होने के अलावा एक प्रखर मराठी लेखिका थी, ठीक है। उन्होंने अपने ही घर में अछूतों के लिए एक कुआं खुलवाया, अपने ही घर में अछूतों के लिए एक कुआं खुलवाया, ठीक है। वहीं अछूतों की बात करूं, जिन्होंने हमारा संविधान रचा, संविधान सभा के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूं तो संघर्ष, कितना संघर्ष करते हैं, ठीक है, महार जाति से होते हैं, ठीक है, दुनिया और समाज के उत्पीड़न को झेलते झेलते भारत का संविधान लिख दिया। क्यों लिखा, आज पूछते हैं लोगों ने, ठीक है, संघर्ष किया, ठीक है, इस समाज में रहकर संघर्ष किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और आज वही संविधान को सारे मान रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे संघर्ष उस समय किया जाता था, ठीक है। देखो वहीं बहिष्कृत लोगों के प्रति उनकी करुणा का परिणाम था। उन्होंने गर्भवती, बलात्कार पीड़ितों और दयनीय स्थिति देखी कि इन्हें उन्होंने क्या दिया, आश्रय दिया, और अपने पति के साथ मिलकर एक देखभाल केंद्र, बाल हत्या प्रतिबंध गृह भी खोला। आपसे पूछ लगा कि बाल हत्या प्रतिबंध गृह किसने खोला है, तो सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर खोला था। छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सावित्रीबाई फुले ने उन्हें स्कूल जाने के लिए वजीफा देना शुरू किया। जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जो पीछे, जो क्या थे,
आर्थिक स्थिति से कमजोर थे उन्हें इन्होंने क्या किया, विद्यालय जाएंगे, शिक्षा करेंगे, अच्छा बुरे का फर्क कर पाएंगे, खुद को समझेंगे, समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में, चरित्र के रूप में इनका भी विकास होगा, उसके लिए इन्होंने वजीफा देना शुरू कर दिया। ऐसे समय में जब भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अंतर्निहित थी, उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। अंतरजातीय, ठीक है, देखो जब जाति प्रथा समाज में चल रही थी तो इन्होंने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ा दिया। अंतरजातीय मतलब कि ये आप निम्न जाति का पुरुष और निम्न जाति का स्त्री, ठीक है, निम्न जाति की स्त्री है, स्त्री का जाति क्या है, छोटी है, कुल छोटा है, उसके साथ ही उच्च कुल के पुरुष से करवाना, ठीक है, इसे बोलते हैं अंतरजाति के। अपनी जाति के विरुद्ध शादी करवाने के लिए भी इन्होंने क्या किया, आंदोलन किए। अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो बिना पुरोहित और दहेज के विवाह आयोजित करता था। सत्य शोधक समाज का ही क्या था, उद्देश्य था कि बिना पुरोहित और दहेज के विवाह करता था ये, ठीक है। उस समय दहेज प्रथा भी थी, ठीक है, दास प्रथा भी थी, ठीक है, सती प्रथा भी थी, बाल हत्या भी थी, विधवा पुनर्विवाह भी थी, सारी ऐसी कुप्रथाएं समाज में व्याप्त थी। इन सभी को नकारते हुए एक नए दर्शन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और विधवाओं के लिए आगे आती हैं सावित्रीबाई फुले, जिन्हें भारत की प्रथम प्रधानाध्यापक और शिक्षिका होने का क्या है, गर्व प्राप्त है। वहीं सत्यशोधक समाज की स्थापना अपने पति के साथ ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले जी करती हैं। वहीं इनके ज्योतिबा राव फुले के मैंने दो कृतियां बताई, गुलामगिरी और काश्तकार का चाबुक, इंपोर्टेंट होगा। तो हमने जाना किसके बारे में, जो सावित्रीबाई फुले थी, इनने शिक्षा के प्रति अपने क्या योगदान दिया, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। इसके बाद हम जीजूभाई बधेके के बारे में, उनका शिक्षा दर्शन के बारे में परिचर्चा करूंगा। उसके बाद आपका पहला यूनिट के कितने 17 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 18वां में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बनने वाले होंगे तो वहां से बन जाएंगे, जिसमें मैं प्रकृतिवाद हो गया और क्या आदर्शवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, ठीक है। वो 20 मिनट की करीब वीडियो होगी, तीनों को एक साथ हम बता देंगे कि प्रकृतिवाद का नारा क्या था, उसके समर्थन किसने किया, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे, आदर्शवाद के क्या लक्षण हैं, ठीक है, और यथार्थवाद के क्या लक्षण हैं। इसी प्रकार की वीडियो पानी है तो आज ही अपने यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूके टीचिंग परीक्षा में जुड़ना है। और इसी प्रकार अधिक वीडियो पाने के लिए आपने अपने साथियों में, ठीक है, जो सहायक अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में निःशुल्क मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो, यूके टीचिंग परीक्षा आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा सकता हूँ, वहाँ से आप इसे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।